हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD एकेडमी की स्टडी पर। आप सभी अच्छे होंगे और सही रहना, मास्क लगा के रहना, ज़्यादा घर से बाहर ना निकले कोरोना काल में। तो आज दोस्तों मैंने आपको साइंस में क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर मैंने आपको 7 कराया था, सॉरी 8 कराया था। शरीर में गति, यानी जो हम शरीर के द्वारा गति करते हैं, हाथ पैर हिलाना, मुंह हिलाना और जैसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज करना, ये क्या है, हमारे शरीर की गतियां होती हैं। कैसे कैसे और किस किस तरीके से गतियां होती हैं, और जो हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं वो मैंने आपको सारे जॉइंट करा दिए थे। अब क्या है, जंतुओं की चाल, यानी जंतु किस तरीके से चलते हैं, टेढ़े चलते हैं या सीधे चलते हैं, सीधी लाइन में चलते हैं, जंतुओं की चाल के बारे में आज बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केचुआ, केचुआ क्या कैसे चलता है उसके बारे में देखो। केचुआ ऐसा होता है, ये अब कैसे चलेगा इसके बारे में देखते हैं। केचुआ का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। यानी केचुआ एक ऐसा होता है जैसे रिंग टाइप की छल्ले 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 छल्ले, आप एक जगह एक चीज किसी चीज को, जैसे आपने खीरा लिया, अब खीरे को आप काट दो, गोल 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 काटते जाओगे, उसमें कई शेप का गोल गोल की कई चीजें आ जाएंगी, यानी गोल गोल उसमें रिंग्स भी बन जाएंगी। ठीक है, खीरे में इसी तरीके से क्या है, केचुआ में भी रिंग्स टाइप की होती हैं। तो जो केचुआ में रिंग छल्ले दिखते हैं ना, वो उनको बोलते हैं रिंग को छल्ले। के शरीर की अस्थियां नहीं होती, इसमें क्या नहीं होती, हड्डियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। इसमें क्या होती हैं, पेशियां होती हैं। इसके शरीर चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर से पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है, यानी पीछे वाला जो इसका भाग है, यानी पूंछ का भाग जो होता है, उसको जमीन के साथ रिगड़ के, यानी आराम दबा के आगे की तरफ खिसकता है। जैसे हम पीछे पैर लगाएंगे और हम आगे की तरफ खिसकेंगे, इसी तरीके से केचुआ खिसकता है। ठीक है, चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वे अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। यानी पीछे जब धक्का मारता है तो आगे के भाग को फैला देता है, यानी आगे का भाग आगे खिसकता है। जब पीछे के भाग को आगे की तरफ खींचता है तो आगे के भाग को भूमि से जकड़ लेके और पीछे वाले भाग को खींचता है, यानी रिंग की तरह ये चलता है। ठीक है, चेन टाइप की तरह। ठीक है, पश्चात भाग को स्वतंत्र कर देता है, अपने भाग को स्वतंत्र कर देता है आगे वाले को। ठीक है, तो इसके पश्चात यह शरीर संकुचित रहता है, यानी ये कभी कभी क्या देखते हैं आप, जब वो चलता है तो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, छोटा सा होता है वो बड़ा हो जाता है केचुआ। तो ये क्या है, आगे पीछे चलने के कारण ये छोटा और बड़ा हो जाता है ये। ठीक है, तो इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है और केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। केचुआ क्या करता है, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं, यानी जो चिकनी चीज होगी वो जल्दी जल्दी फिसलेगी आगे आगे की तरफ, तो ये क्या है, सहायता करती है। इसके चिकने पदार्थ होते हैं, इसका शरीर भी चिकना होता है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक होते हैं। सूक यानी छोटे छोटे जो कील टाइप की होती है ना, जैसे छोटे छोटे चोवे टाइप के जो जूतों में लगे होते हैं क्रिकेटरों के, ऐसे इसके सूक टाइप के निकले होते हैं। उससे क्या है, वो जमीन में गड़ा देता है तो वो आगे खिसकने के काम आता है उसके। तो इसके ये सूक पेशियों से जुड़े रहते हैं। इसके क्या है, पेशियों से जुड़े रहते हैं। सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे भूख पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। यानी केचुआ क्या होता है, किसान का दोस्त होता है। अगर केचुआ मिट्टी को खाए और फिर निकाले नहीं उस मिट्टी को, तो वो क्या, फर्टिलाइज मिट्टी नहीं बन पाएगी, यानी उर्वरकता
बनी नहीं रहेगी, फिर उर्वरकता खत्म हो जाएगी अगर केचुआ ये खेतों में नहीं होते तो। जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में पानी, जब खेतों में मिट्टी में पानी भर जाता है तो उसमें केचुए आ जाते हैं। केचुए आ जाते हैं तो क्या है, मिट्टी को ऊपर नीचे उड़ेल देते हैं, और अब जो खाते हैं उस मिट्टी को अनपचे हुए मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। उससे क्या उर्वरकता बनी रहती है मिट्टी में। ठीक है। अब घोंगा, घोंगा घोंगा क्या चीज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। घोंगे के पांच कांच की, घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना आरंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथ से अपने सिरे से ऊंचा उठा कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। तो देखो घोंगा कैसा होता है, इस तरीके का घोंगा होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते, वो क्रियाकलाप था। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मार्शल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है कि मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुका दीजिए, रुकने के बाद की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केचुआ की गति से तीव्र है अथवा धीमी है? तीव्र भी होती है और धीमी भी होती है केचुए से। ठीक है, घोंगे की गति। अब तिलचट्टा या कॉकरोच बोल देते हैं जैसे हम। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसा होता है, इसकी कवरिंग क्या होती है। देखो ये तिलचट्टा यानी कॉकरोच इस तरीके का होता है। बच्चे से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर, अच्छा ये देखो यहां से स्टार्ट है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पे चलता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने पे इसको सहायता करते हैं। अब देखो तिलचट्टे में कितने जोड़ी पैर होते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। 3 जोड़ी, जो इसको क्या है, चलने में सहायता है। इसके शरीर पर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर ये क्या है, संधियों द्वारा बनता है। संधि यानी एक दूसरे से जुड़ने के द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो बक्ष, अब देखो बक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े तथा बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। ये पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। बच्चे की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। ठीक है, अब आते हैं पक्षी। पक्षी क्या क्या करते हैं उनके बारे में। पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर भी चलते हैं, जैसे बतख है, हंस है। कुछ पक्षी जल में तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि इनके शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु भरी होती है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चात की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। यानी जो आगे के हाथ होने चाहिए, जो हाथ या पैर होते हैं वो उसके क्या होते हैं, पंख होते हैं, और 2 पैर होते हैं। तो चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। अग्रपद की अस्थियां वगैरह पंख होते हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप में रूपांतरित होती हैं तथा पंखे को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। यानी पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं उनकी अस्थियां। अब देखो इस तरीके का पक्षी होता है। ठीक है दोस्तों, ये पक्षी का कंकाल था। अब आ जाओ मछली कैसे तैरती है पानी में। जैसे कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे।
जिसे धीरे धीरे धक्का दीजिए और यह क्या जल आगे की ओर तेजी से जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मछलियां कैसे गति करती हैं, धारा रेखीय गति करती हैं, यानी धारा की दिशा में गति करती हैं मछलियां। ठीक है, अब इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, जैसे आपने चित्र देखा होगा, तो उस तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, तो इसके एक झटका सा लगता है जिससे मछली आगे की ओर चलती जाती है। इसी प्रकार क्रमिक ताल से मछलियां आगे की ओर तैरती रहती हैं। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे पूंछ के पंख होते हैं तो वो थोड़ा लहराती है, तो वो क्या है, आगे की ओर चलती है पानी के साथ साथ। ठीक है, देखो अब ये चित्र इस तरीके से। अब देखो दोस्तों, सर्प कैसे चलते हैं। अब सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड यानी उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी क्या है, लंबी होती है, इसीलिए सर्प क्या है, सर्पिले आकार में, ऐसा आकार में चलते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े जो जमीन पे। ठीक है, सर्प शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे शरीर परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हों। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ता है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प क्या है, बहुत तेजी से गति करने लगता है आगे की ओर, और सरल रेखा में गति नहीं करता कभी भी सर्प। यानी एक सिंपल लाइन में कभी भी सर्प सीधे सीधे नहीं चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। बहुत तेज गति करने लगता है ये। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियां दे रखी होंगी, तो आप उनके सभी अपने प्रश्न करें। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक की पुस्तक कौन सी थी, ग्रेट ऑफ एनिमल्स। इन्होंने स्वयं अपने आप अनेक प्रश्न पूछे थे। इनकी अरस्तु की कौन सी किताब थी, ग्रेट ऑफ एनिमल्स। ये बुक को जरूर याद रखना आप दोस्तों। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मैंने आपको मनुष्य और जंतुओं की गति के बारे में मैंने पढ़ाया, कैसे कौन सा जंतु कैसे गति करता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से कौन सा पक्षी उड़ता है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई। आप सभी इन चीजों के ज्यादा बार वीडियो को देखना, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे, और नोट्स भी आप बनाते रहना कॉपी पेन लेके, जिससे आपको याद रहे, जल्दी क्विक रिवीजन करने के लिए फायदा रहेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने जो आपको सारांश दिया है इसको आप सभी पढ़ना। ये सारे टॉप पॉइंट्स हैं जो आप कॉपी में लिखना, और इन सभी पॉइंट्सों को याद करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये सारे टॉपिक दे दिए हैं, इनको याद करना, लिखना अपनी कॉपी में, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए। और वीडियो को ज्यादा देखना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, बाय।